मैं आशीष आनंद आज ज्योमेट्री के अगले पार्ट को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमें आशा है कि आप ज्योमेट्री को अच्छे तरह से समझ रहे होंगे और अच्छे तरह से समझेंगे भी, और जितने भी बात हमने आपको समझाया है उन सभी बातों को आप याद कर लिए होंगे और साथ ही साथ उसे लिख भी लिए होंगे। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज से संबंधित बातों को समझाया था, उसमें कुछ बातें और हैं जिसको हमें समझने हैं। इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए कि ABC एक ट्रायंगल है। तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि BC भुजा को हम C से आगे की ओर बढ़ाएं, तो AC भुजा और ये CD भुजा के बीच जो बना कोण है, इस कोण को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण। बहिष्कोण इसको हम लोग कहते हैं, ये अल्फा बहिष्कोण है। और इस अल्फा जो होगा, ABC जो ट्रायंगल है, इसका इंटीरियर एंगल एक A है, दूसरा B है, तीसरा C है। तो इसके साथ जो संलग्न कोण है उसको छोड़ देना है। रिमेनिंग टू एंगल जो है उसके सम के इक्वल होता है, अर्थात एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण किसके बराबर होता है? तो इस दो एंगल को हम बोलते हैं अंतः सुदूर कोण। इंग्लिश से बोलते हैं रिमोट एंगल, यानी रिमोट एंगल के सम के इक्वल होगा। रिमोट एंगल के सम के इक्वल होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। किसी भी एक भुजा को बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए इस भुजा को बढ़ाया जाए तो यहाँ अगर बीटा कोण बन रहा है तो बीटा कोण किसके बराबर होगा? तो ये C एंगल और B एंगल के सम के बराबर होगा। अगर मान लीजिए इसी भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये जो गामा एंगल बन रहा है किसके कौन कौन एंगल के सम के बराबर होगा? तो ये A एंगल और C एंगल के सम के बराबर होगा। यानी किसी त्रिभुज में एक भुजाओं को अगर बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण किसके बराबर होता है? तो अंतः सुदूर कोण के सम के बराबर होता है। अंतः सुदूर कोण को इंग्लिश से बोलते हैं रिमोट एंगल और बहिष्कोण को इंग्लिश से बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। आज हमें लगता है कि आपके ट्रायंगल से संबंधित जितने भी बातें हैं वो सारे बात हम लोग पढ़ लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और जब लगभग 2 या 3 और वीडियो के बाद आपके ज्योमेट्री पोर्शन खत्म हो जाएंगे। जैसे ज्योमेट्री पोर्शन आपका खत्म होता है, यानी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं आपके खत्म होंगे, उसके बाद हम एक एक करके जितने भी प्रमेय और उप प्रमेय होंगे, यानी थ्योरम और कॉलेररी जितने भी होंगे, उन सभी को हम बारी बारी से सिद्ध करेंगे। और उसके ठीक बाद हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास के होंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी ज्योमेट्री का पार्ट भी बहुत लंबा चलना है। लगभग हमें लगता है 10 या 15 वीडियो ऐसे होंगे जिस वीडियो में हमारे ज्योमेट्री के पार्ट खत्म होने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है सर्वांग क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं कंग्रुएंस। कंग्रुएंस होता क्या है? कंग्रुएंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सर्वांग क्षमता। कोई भी दो आकृति है ना, कोई भी दो आकृति की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी दो आकृति सर्वांगसम तब होंगे जब वह सभी रूप से समान हो, मतलब लंबाई में इक्वल हो, मतलब उसका सभी अंग समान हो, यूं हम कह सकते हैं। या हम यूं कहें, अगर ट्रायंगल्स में अगर हम सर्वांग समता की बात करें तो ट्रायंगल में 6 भाग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा। तो वह आपस में बराबर हो। तो यहाँ सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं, बहुत सारे आकृति सर्वांगसम हो सकते हैं। सर्वांगसम का सिंपल मतलब आपको समझना है सभी अंगों से समान, यानी कोई आकृति जितने बड़े हैं उतना ही वही एकदम सेम टू सेम उसी शेप का अगर हम दूसरे आकृति को ले ले, दूसरे शेप को ले ले तो दोनों सर्वांगसम होगा। एग्जाम्पल, जैसे हम
अगर एक सर्कल लेते हैं जो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का है एक सर्कल, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का है। एक और वृत्त हम ले लें जिसकी भी त्रिज्या 3 ही सेंटीमीटर का हो, तो ये दोनों वृत्त को हम सर्वांगसम वृत्त कहेंगे। दोनों वृत्त कैसे कहे जाएंगे? तो सर्वांगसम वृत्त कहे जाएंगे। दोनों वृत्त कैसे कहे जाएंगे? तो सर्वांगसम। मान लीजिए कि एक हम रेखाखंड ले रहे हैं जिसको हमने AB नाम दिया, इसकी लंबाई को हम LAB लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। दूसरा हम एक दूसरा रेखाखंड ले लेते हैं जिसको हमने CD माना, जिसका लेंथ जो है CD, लेंथ ऑफ CD इक्वल्स टू बी 5 सेंटीमीटर। तो ये AB और CD सर्वांगसम रेखाखंड कहे जाएंगे, यानी कि दोनों रेखाखंड कांग्रुएंट लाइन सेगमेंट होंगे। तो जैसा कि कंसेप्ट हमें समझ में आ रहा होगा कि सर्वांगसम, कोई भी दो आकृति सर्वांगसम का मतलब है कि हूबहू दोनों आकृति सेम आकार का होगा, सेम शेप का होगा, यानी कि दोनों में किसी प्रकार का हम विभेद नहीं कर सकते, अंतर नहीं ज्ञात निकाल सकते हैं, दोनों में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा। तो वैसे दो आकृति सर्वांगसम कहे जाएंगे जो आकार और शेप में समान हो। तो ये बात हमें समझ में आ गया। तो यहां पर हम सर्वांगसमता की बातें करेंगे तो त्रिभुज में, और सर्वांगसम तभी होगा जब हम दो अलग अलग त्रिभुज लेंगे। एक और बात भी ध्यान रखना है, दो रेखाएं, दो त्रिभुज, दो वृत्त, इसी को हम सर्वांगसम कह सकते हैं। दो अलग अलग, एक मान लेते कोई शेप है तो उसको किसी और शेप के सर्वांगसम कह सकते हैं, लेकिन एक शेप अपने आप शेप के भी सर्वांगसम हो सकता है, व्हाई नॉट। लेकिन यहां जब भी सर्वांगसमता की बात आएगी तो दो आकृति होगा। तो अगर हम त्रिभुज से संबंधित सर्वांगसमता की बात करें, ABC एक त्रिभुज है, माना हमने ABC एक त्रिभुज लिया, दूसरा त्रिभुज हमने PQR माना, ओके। तो ये दोनों आकृति के सर्वांगसम होने के क्या शर्त होने चाहिए? कुछ सर्वांगसमता का ये 5 शर्त है। अगर कोई दो त्रिभुज इन 5 में से कोई भी एक शर्त को संतुष्ट करता है, कोई भी एक शर्त को अगर संतुष्ट करता है इस 5 में से शर्तों में से, तो हम वे दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे। जैसे एक यहां जो लिखा गया है साइड साइड साइड, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बारी बारी से इन सभी को सिद्ध भी करेंगे, लेकिन जब हम आपको अभी इंट्रोडक्शन पार्ट हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन सारी चीज़ का देंगे, उसके बाद जब हम थ्योरम आपको सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे तो बारी बारी से हम सारे थ्योरम को सिद्ध करेंगे। यानी कि पर वीडियो में लगभग जब कोई कंसेप्चुअल थ्योरम होंगे तो 1 या 2 थ्योरम सिद्ध होंगे, या तो प्रत्येक वीडियो में अगर आसान थ्योरम होंगे जो कंसेप्ट जिसमें कम होगा तो 2 से 3 4 हम थ्योरम सिद्ध करेंगे। ओवरऑल 5 से 6 वीडियो में हमें जैसा आशा है कि 6 से 7 वीडियो के अंदर मैं आपके सारे थ्योरम को सिद्ध कर दूंगा, ओके। तो साइड 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 एक सर्वांगसमता का क्या मतलब होता है? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, जैसे कि ABC हमने त्रिभुज देखा, इसकी मान लेते हैं कि AB भुजा इस त्रिभुज के PQ भुजा के बराबर है, इसका लंबाई और इसका लंबाई आपस में बराबर है। इसको हम 5 सेंटीमीटर अगर कहें, ये त्रिभुज है जिसकी लंबाई माने ये भुजा AB की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो हमने बोला कि AB भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो PQ भुजा भी 5 ही सेंटीमीटर का होगा। हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, अर्थात PQ भी जो होगा 5 सेंटीमीटर लंबाई का ही रेखाखंड होगा। ऐसा हम मानते हैं कि AC का लंबाई 7 सेंटीमीटर है
और हम मान रहे हैं कि AC भुजा ये PR भुजा के बराबर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर का है। तीसरा BC भुजा अगर हमने 6 सेंटीमीटर का माना तो QR भुजा भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो बात आता है कि यदि किसी त्रिभुज के भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज S का माने साइड, फिर लिखा गया है साइड, फिर S का मतलब साइड, यानी भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। और सर्वांग सम का साइन क्या होता है? ट्रायंगल, पहले हमें ABC ट्रायंगल लिखने हैं तो ABC ट्रायंगल लिख लेंगे। ये हमारे सर्वांगसम के साइन है, ये हो गया सर्वांगसम का साइन। ये चिन्ह हमेशा हमें याद रखना है जो कि एक सर्वांगसम को बताता है, सर्वांगसम का ये चिन्ह है। अब हमें यहां लिखने में सावधानी बरतना है। अगर फर्स्ट ट्रायंगल हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो सर्वांगसम के बाद जो ट्रायंगल हमें लिखना है उसको लिखने में सावधानी बरतना है क्या कि AB भुजा का संगत भुजा कौन है? AB भुजा का संगत भुजा कौन है? तब PQ भुजा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ, त्रिभुज PQ, और R तो बचा तो लिख ही लिए, लेकिन चेक कर लेते हैं। और BC का संगत भुजा QR, तो BC कहाँ लिखा गया ध्यान देते हैं, ये लास्ट 2 लेटर जो है BC को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो QR बिल्कुल ठीक है। AC किसके बराबर है? तो PR के, तो AC का संगत भुजा PR होगा, यानी AC ये है तो PR होना चाहिए। चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हम इसको अगर चेंज कर देते, इसको मैं चेंज करता, अगर इसको हम 7 सेंटीमीटर मान लेते, ये 5 सेंटीमीटर मान लेते, इसको 6 सेंटीमीटर मान लेते, तो यहां AB भुजा का, ABC त्रिभुज में AB भुजा का संगत भुजा, इस त्रिभुज का कौन भुजा इसके संगत भुजा होगा? तो QR होगा, बिकॉज ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का है तो QR भी 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। ओके, ये AC 7 सेंटीमीटर लंबा का है, तो AC का संगत भुजा PQR त्रिभुज का कौन सा भुजा जो है इसका संगत भुजा होगा? तो PQ जो कि 7 सेंटीमीटर का है। BC 6 सेंटीमीटर लेंथ का भुजा है, तो BC के लंबाई के बराबर कौन माने इस PQR त्रिभुज में कौन भुजा है? तो PR है, वो भी 6 सेंटीमीटर का है। तो मतलब कौन दो भुजाएं संगत भुजाएं होती है? जो भुजाएं का लेंथ आपस में बराबर हो वो भुजाएं संगत भुजा। तो अब अगर हम ये बात यहां लिखते हैं तो जो कि गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि AB भुजा बराबर है PQ के, तो देखो तो AB भुजा और ये PQ भुजा का लंबाई आपस में बराबर है नहीं ना, ठीक, गलत हो गया लिखना। यानी हम इसको थोड़ा सा संभाल के लिखेंगे, क्या से उसको समझिए। बस यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें लिखना। अगर कोई दो त्रिभुज को आप इस 5 सर्वांग समता में से किसी भी सर्वांग समता से सिद्ध करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये बात लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो जो त्रिभुज को आप लिख रहे हो जिसके बीच में आप सर्वांग सम दे रहे हो वो लिखना सही है या नहीं, या आप लिख रहे हो तो सही लिख रहे हो कि नहीं। अगर सही लिख दिए तो आपका क्वेश्चन बन गया, लेकिन अगर सही नहीं लिखा है तो आप माथा पिची करते रह जाओगे, आपका आंसर नहीं आने जा रहा है। आप लोग काम करोगे, क्योंकि ज्योमेट्री इतना आसान चीज नहीं है। बार बार मैं आपको समझाता हूं, ज्योमेट्री इतनी आसान चीज नहीं है जिसमें हम लोग काम कर ले। ओके, तो यहां लिखेंगे कैसे, एक बात थोड़ा ध्यान देना है, हम जो समझाते हैं उसको ध्यान देना है। AB भुजा के सामने का कौन सा कोण है? C का स्थान कौन सा है? तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो ध्यान से, हमको तीसरे स्थान पर लेटर क्या लिखाएगा? AB का संगत भुजा कौन है? तो QR है। तो QR के सामने का कोण कौन सा है? P। मतलब हम तीसरे प्लेस पर जो तीसरा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा जो पोजीशन है वहां P लिखेंगे। फिर से समझो बात, हमें AB भुजा का संगत भुजा हमें पता है, AB भुजा का संगत भुजा QR है, हमें पता है। तो AB भुजा के सामने का कोण C है, और ये C कोण कहां लिखा है, कहां लिखा हुआ है? तो तीसरे पोजीशन पर। तो AB का जो संगत भुजा उसमें है यानी QR के सामने वाला जो कोण होगा वो भी तीसरे पोजीशन पर लिखे जाएंगे, यानी P तीसरा पोजीशन पर लिखा जाएगा।
अब फिर से देखिए BC, BC के सामने का कोण A है, A पहले पोजीशन पर है। BC के सामने का कोण A है जो कि पहले पोजीशन पर है, तो BC का संगत भुजा कौन है? PR। PR के सामने का कोण कौन सा है? Q, तो Q पहले पोजीशन पर होगा। तो दो लेटर हमें पता चल गया, P पता चल गया, Q कहाँ लिखाएगा? तो R का एक ही जगह बचा, तो यहाँ R लिखाएगा, यानी Q R P के बराबर होगा, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। देखो बच्चों, दो त्रिभुज के सर्वांगसम को अगर हम समझ गए तो हमें ये समझ में आ जाएगा कौन भुजा का लेंथ किसके बराबर है। तो अब देखो तो AB भुजा का लंबाई QR के बराबर है, चेक कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, QR भी 5 सेंटीमीटर। BC का लेंथ RP के लेंथ के बराबर होगा, BC का लेंथ 6 सेंटीमीटर, RP का लेंथ भी 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। ये AC भुजा का संगत भुजा QP, तो AC का लंबाई QP के लंबाई के बराबर होगा, यानी 7 सेंटीमीटर, QP 7 सेंटीमीटर, देखो बिल्कुल सही है। और इससे हमें एक और चीज की जानकारी मिलती है, संगत भुजा तो समझ में आ गया कि अगर हमको ऐसा पता चल जाए, अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम दिया है, सपोज हमको ये सब लेंथ नहीं दिया है, लेकिन हमको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये त्रिभुज सर्वांगसम, ये 5 या 7 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 BC है, BC RP छोड़ दो, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, PQ AC दिया है, AC दिया है, AC छोड़ देना है। चलिए AC छोड़ दिया जाए तो ये 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि AC का लंबाई क्या होगा, तो AC देख लो, AC का संगत भुजा QP, तो QP का लंबाई क्या है? 3, तो ये 3 सेंटीमीटर। सोच लो, अगर ये बात हमें पता रहे, अगर ये बात भी दिया रहे, तो हम इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन भुजा किसके संगत भुजा है, ये हमें समझ में आ रहा है, तो हम उसको आपस में बराबर कर लेंगे। एक होता है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल के दो जो कंग्रुएंट ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होगा। यानी ये तो हमें समझ में आ गया कि AB भुजा किसके बराबर है? तो QR के। BC भुजा किसके बराबर है? RP के। AC भुजा किसके बराबर है? तो QP के। साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आता है कि एंगल A जो है, यानी A पर जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही कोण Q पर बनेगा, यानी ये भी कोण अल्फा ही होगा। ये B कोण अगर बीटा हमने माना, यानी जो भी डिग्री का हो, तो B के बराबर कौन सा है? R, तो यानी R भी पर भी बीटा कोण बनेगा। अगर ये C पर गामा कोण बन रहा है तो P पर भी गामा कोण बनेगा। यानी कि दो त्रिभुज के सर्वांगसमता को अगर हम समझ लिए तो संगत भाग बराबर होगा, यानी संगत भुजाएं बराबर होगी और संगत कोण भी बराबर होगा। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखोगे। ओके, तो ये अगर किसी त्रिभुज के माने भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर हो तो S सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गया, S सर्वांगसमता, यानी S सर्वांगसमता हमें समझ में आया। चलिए S सर्वांगसमता हम आपको समझाते हैं। ABC MNO, देखिए यहां बीच में एक कोण दिया है, तो किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब क्या है कि A से S सर्वांगसमता में एक कोण बराबर होगा, और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं, अब इस कोण को बनाने वाली कौन कौन भुजा है? तो AB भुजा और AC भुजा। तो AB भुजा मान लेते हैं MN के बराबर है, AC भुजा मान लेते हैं NO के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, किस सर्वांगसमता से? तो S सर्वांगसमता से। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल MNO। ओके, अब देखो कैसे, A कोण बराबर M कहते हैं, A बराबर M, तो इसमें क्या हो जाएगा? B कोण बराबर N के हो जाएगा, यानी B पर जितने डिग्री कोण बनेगा N पर भी उतना ही डिग्री कोण बनेगा, C पर जितना डिग्री कोण बनेगा उतना ही डिग्री का, O भी कोण उतना ही डिग्री का होगा। ये AB भुजा का संगत भुजा कौन हो गया? तो MN बिल्कुल करेक्ट है। BC का संगत भुजा कौन है? तो BC का संगत भुजा NO हो गया।
AC का संगत भुजा कौन है? तो AC का संगत भुजा MO होगा, MO। इसी को थोड़ा सा हम अगर उलट कर काम करें, थोड़ा सा हम फिर से एक फिगर बनाते हैं, इसको अगर हम सर्वांग समता A से A सर्वांग समता से दिखाते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझिए जो बात हम कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कि इसका B कोण इसके P के बराबर है, ये भुजा इसके इस भुजा के बराबर, ये भुजा इसके इस भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। साइड एंगल साइड, देखो कैसे बोलते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से सर्वांग सम है। तो हम पहले ट्रायंगल को लिख लो, जैसे लिखना है ABC, सर्वांग सम का साइन तो दे दो। अब अगले ट्रायंगल को लिखने में हमें ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान दो। B कोण के बराबर तो P कोण है, पता है हमें, तो B बीच में है तो P भी बीच में होगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, AB का संगत, AB के सामने का कोण C है, AB भुजा के सामने का कोण C है, C तीसरा पोजीशन पर। तो AB का संगत भुजा PR है, तो PR के सामने का कोण कौन सा है? Q, तो हम Q को लिखेंगे यहां। तो अब बच क्या गया था? R, RQP लिखा, RPQ लिखा है। अब चेक कर लो आप सही है कि नहीं है। B बराबर किसके? तो P के, तो P के बिल्कुल करेक्ट है। AB भुजा किसके संगत है? तो AB भुजा का संगत भुजा RP, तो AB RP चेक कर लो, AB RP हमने यहाँ 2 लाइन से हमने डिनोट कर लिया है ताकि हमें समझ में आ जाए। अब चेक कर लो, अब क्या है? BC का संगत भुजा कौन है? तो BC का संगत भुजा PQ बिल्कुल करेक्ट, PQ बिल्कुल करेक्ट। तो ये दो त्रिभुज SAS सर्वांग समता से सर्वांग सम है, यानी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो क्या होगा? तो 6 भाग बराबर होगा, संगत भुजाएं भी बराबर होगी और संगत कोण भी बराबर होगा। और संगत भाग हमने आपको समझा दिया कि कौन इसमें संगत भाग है। एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता, ABC MNO, यहां जैसा कि दिया हुआ एंगल साइड एंगल, लिखने से भी समझ बहुत सारी बातें आती है। एंगल ले लिए, फिर साइड लेना है तो इसके संलग्न साइड लो, या तो ये नहीं तो ये ले लिए, फिर एंगल, तो इसी के संलग्न जो भी एंगल है वो एंगल साइड एंगल हो गया। इसमें चलिए एंगल यही ले लो, ये ले लो साइड, या तो हम एंगल पर इसको ले लेते हैं, एंगल साइड एंगल। समझ में आ गया? यानी कि दो त्रिभुज एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से सर्वांगसम तब होंगे जब उस दोनों त्रिभुज के एक भुजाएं आपस में बराबर हो, एक भुजा आपस में बराबर हो, और उस भुजा पर जो अंतरित कोण है वो उसके संगत को, माने उस भुजा पर जो अंतरित कोण है उस कोण का संगत कोण भी बराबर हो। यानी हमें समझना है इस पर तो दो आंतरिक कोण हैं, एक B और एक C, तो यानी कि इसका संगत कोण उसमें बराबर हो। या तो हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर और उस दोनों कोण का आंतरिक भुजा आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड से सर्वांग समता होगा। तो हम यहां ABC अगर लिखेंगे, इसको तो बड़ी आसान है लिखना। B का पोजीशन कौन है? तो यहां है सेकेंड पोजीशन, तो B कोण किसके बराबर है? तो M के, तो MB सेकेंड पोजीशन पर। C बराबर किसके है? तो N के, C तीसरे पोजीशन पर है तो N भी तीसरे पोजीशन पर, यहां O लिख लीजिए। इससे हमें यह बात समझ में आ गया कि AB भुजा का लंबाई OM के बराबर होगा, BC का लंबाई MN के बराबर होगा, AC भुजा का लंबाई NO के बराबर होगा, O एंगल O के A एंगल O के बराबर होगा, B एंगल M के बराबर होगा, C एंगल N के बराबर होगा। तो यही होता है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता क्या कहोगे आप? कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, यानी दो कोण के बराबर हो, और उस कोण द्वारा आंतरित भुजाएं आपस में बराबर हो, उस कोण द्वारा आंतरित भुजा आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से सर्वांग सम होगा। अब हम लोग बात करेंगे एंगल एंगल साइड। अब हम लोग बात करेंगे एंगल एंगल साइड की।
तो जैसा कि हमें समझ में आ ही रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल तब साइड, एंगल ले लिए, एंगल ले लिए तब साइड, यानी कि एंगल एंगल बोल दिया गया, बीच में साइड होता तो ये लेते हैं, जैसा कि यहां हमें समझ में आ रहा है। साइड बोल रहा है, ये दोनों में से कोई एक लेंगे, ये ले लो, एंगल एंगल साइड, ओके। एबीसी त्रिभुज, पीक्यूआर त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से सर्वांगसम होगा। अब कैसे लिखोगे, तो आप पहले लिख लो ना, एबीसी सर्वांगसम का साइड ट्रायंगल, ए किसके बराबर है, आर के, था आर लिख लो, बी बराबर किसके है, क्यू के, थे क्यू लिख लो, फिर पी बचा पी लिख लो, हो गया एंगल एंगल साइड सर्वांग समता। तो इसको क्या कहोगे, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो और उस दोनों कोण द्वारा आंतरित भुजा को छोड़कर, देखो बुआ यहां आंतरित भुजा, लेकिन इसमें उस दोनों कोण द्वारा आंतरित भुजा को छोड़कर में से कोई एक दूसरे के संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड, सॉरी एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से सर्वांगसम होगा। बात को ध्यान रखोगे। आप जो हो इसके स्टेटमेंट को आप अपने बुक की का भी हेल्प लेकर लिख सकते हो। हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि क्या एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कहता है, साइड 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 सर्वांग समता कहता है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कहता है, वो बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। राइट हाइपोटेनियस साइड, ये जो आपको थ्योरम है ये दो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। एक एबीसी त्रिभुज हमने लिया जो कि समकोण त्रिभुज है, एक पीक्यूआर त्रिभुज लिया, ये भी समकोण त्रिभुज है। यानी राइट हाइपोटेनियस साइड नहीं है, राइट, हाँ ठीक है, हाइपोटेनियस साइड। देखो हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था कि इस कोण को, ये 90 डिग्री कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण है, तो इस कोण को बनाने वाली भुजा ये भुजा और ये भुजा, इस कोण को बनाने वाली भुजा ये भुजा ये भुजा। राइट हाइपोटेनियस साइड क्या कहता है कि किसी समकोण, किसी दो समकोण त्रिभुज आर एच एस सर्वांग समता से सर्वांगसम तब होंगे जब समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक दूसरे त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक के बराबर हो। मान लो ये भुजा इसके बराबर है, मान लिया हमने ऐसा, और H का माने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का माने कर्ण, और कर्ण बराबर हो बस, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यानी किसी एक त्रिभुज का समकोण त्रिभुज के, किसी एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा में से कोई एक दूसरे समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा में से किसी एक के बराबर हो और कर्ण आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। आर ए एच सर्वांगसम, आर एच एस सर्वांगसमता। यहां लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम ट्रायंगल। अब यहां पर समझना है 90 डिग्री बी पर है तो बी, 90 डिग्री क्यू पर है तो क्यू बीच में लिख लो। ए बी का संगत भुजा हमको यहाँ पर क्यू आर है, तो ए बी के सामने का कौन सी, सी तीसरा पोजीशन पर है, तो क्यू आर के सामने का कौन पी, पी तीसरा पोजीशन पर लिखेंगे और यहाँ आर लिखेंगे, आर क्यू पी। ये दोनों सर्वांगसम हो गया आर एच एस सर्वांगसमता से। तो हमें आशा है कि आप सर्वांगसमता से संबंधित बातों को अच्छे तरह से समझे होंगे। ओके, तो इसको आप राइट डाउन कर लोगे। तो अब बच्चों, अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं जिसमें समरूप से संबंधित बातों को करेंगे। अभी हमने देखा सर्वांगसमता, दो त्रिभुज के सर्वांगसमता से संबंधित बातों को, अब हम दो त्रिभुज के समरूपता से रिलेटेड बात को पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, दो त्रिभुज समरूप का क्या मतलब होता है। सर्वांगसम में ठीक है, लंबाई यानी कोई समान, माने सभी तरह से समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी चीज रहे उसमें सभी माने आकृति में वो समान। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। दो आकृति को समरूप तब कहेंगे, दो समान आकृति होना चाहिए, समान भुजा वाली आकृति, इस बात को याद रखना है। ये दोनों समरूप है, मैंने सर्वांगसम में समान आकृति का होना चाहिए, लेकिन समरूप में ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे फिगर को हम लोग समरूप कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम फिगर, जैसा कि हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में इस प्रकार के हम इंस्ट्रूमेंट उसमें होते हैं जिसके अंदर एक और ट्रायंगल इस तरह का बना होता है, तो ये जो है एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक समरूप ट्रायंगल का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कोई दो वृत्त है, किसी भी त्रिज्या वाला दो वृत्त,
अगर ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो हम ये दोनों वृत्त को समरूप कहेंगे। दो अगर वर्ग है, अलग अलग लंबाई का भी हो सकता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो दोनों वर्ग को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। ठीक है, तो समरूप बेसिकली क्या होता है कि दो आकृति के समरूप होने की कुछ शर्त होती है, उसको हमें समझना है। यहां हमें त्रिभुज से संबंधित बात को पहले पढ़ लेना है। ओके, यहां ABC एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज PQR है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप होने के 3 शर्त होते हैं। एक साइड 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 सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नहीं समरूपता, और एंगल 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 समरूपता। बस ये 3 समरूपता होते हैं तो किसी दो त्रिभुज के हम समरूप, या 3 में से कोई भी शर्त को अगर संतुष्ट करता है तो हम दो त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो क्या होगा? उसके संगत कोण बराबर होगा, और संगत भुजाएं बराबर नहीं होगी, सर्वांग सम माने संगत भुजाएं समानुपाती होगी। हाँ, सर्वांग सम में सब बराबर होगा, बट समरूप में संगत भुजाएं समानुपाती होगी। एग्जाम्पल, अगर ये दो त्रिभुज ABC, ये हो गया हमारे समरूप के साइन, PQR के है, तो क्या होगा? ये AB का संगत भुजा PQ, तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यानी AB बटा PQ बराबर किसके होगा? तो BC बटा QR के। यही बराबर किसके होगा? तो AC बटा किसके? तो AC बटा PR के। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि दो त्रिभुज के समरूप होने का यह शर्त है। और संगत कोण भी बराबर होगा, एंगल A बराबर एंगल P, ये एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? तो जब उसके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होगी? तो समानुपाती होंगी। ये दो शर्त होता है किसी त्रिभुज के समरूप होने का। तो यहां 3 समरूपता दिया है, ये हमें समझ में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है जो नहीं। अगर हमने सर्वांग समता को समझा है तो समरूपता समझना बहुत आसान होगा। ये ABC और PQR ये दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होंगे कब? जब साइड 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 सर्वांग समता देखते हैं। तो अगर इसके संगत भुजा, AB का संगत भुजा हमने माना PQ, BC का संगत भुजा माना मैंने QR, AC का संगत भुजा हमने माना PR। अगर संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी ऐसा हो जाए AB बटा PQ बराबर हो जाए BC बटा QR के, अगर बराबर हो AC बटा PR, अगर ये बात हो तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज साइड 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 समरूपता से समरूप है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इसी को हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके अगर हमने सर्वांग समता आपको समझाया है तो इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हमें इसको समझना है। ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल। अब ध्यान दो, AB भुजा का संगत भुजा में तो जैसा दिख रहा है PR है, तो AB भुजा के सामने का कोण C है, C का स्थान तीसरा पर है, तो इसके सामने का कोण PR जो है संगत भुजा, इसके सामने का कोण है Q, तो Q का हम तीसरा पोजीशन पर डालेंगे। ओके, BC भुजा का संगत भुजा है PQ, तो BC के सामने का कोण A फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पर हम किसको लिखेंगे? इसके सामने का कोण यानी R। अब RQ हमें पता चल गया, बीच का पोजीशन पर जो है लेटर लिखना बाकी है, तो P बच गया, P लिख देंगे। चेक कर लो, AB का संगत भुजा RP, AB तो RP देखो, RP संगत भुजा, BC का संगत भुजा क्या होगा? तो PQ देख लो, PQ, AC का संगत भुजा RQ, AC का संगत भुजा RQ देख लो। ये बात अगर हमें समझ में आ गया तो एंगल A एंगल R के बराबर होगा, एंगल B एंगल P के बराबर होगा, एंगल C एंगल Q के बराबर होगा। ये बात भी हमें समझ में आ जाएगा। साइड एंगल साइड समरूपता, इसको समझते हैं। साइड एंगल साइड समरूपता और सर्वांग समता दोनों में आया है, कॉमन है। यानी किसी त्रिभुज के
एक कोण आपस में बराबर हो दूसरे त्रिभुज के, यानी किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो। कहने का क्या मतलब, जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, और इस कोण को बनाने वाली भुजा में एक भुजा है ए बी, ए बी का संगत भुजा कौन है, तो पी आर बराबर अगर हो जाए ए सी बटा पी क्यू के, तो ये दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड समरूपता से समरूप होगा। समझ में आ गया। अब ए ए ए समरूपता, यदि किसी त्रिभुज के का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, संगत कोण के बराबर हो, एंगल 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 समरूपता से समझ में आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो यहां पर त्रिभुज एबीसी समरूप होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। यहां कोण की बातें होंगी, यानी किसी त्रिभुज का किसी त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो। मान लीजिए पीक्यूआर, MNO हमने मान लिया। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो देखो संगत कोण बराबर है। यानी P कोण का संगत कोण कौन होगा, तो O कोण। अगर यहाँ P लिखोगे तो यहाँ O लिख लो। Q कोण का संगत कोण कौन होगा, तो Q 70 डिग्री का है N। इसके बाद अगर Q लिख रहा हो तो यहाँ N लिख लो, ये भी हो सकता है। R लिख रहे हो यहाँ 80 डिग्री, तो M लिख लो। यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। किस समरूपता से, तो एंगल 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 समरूपता से। तो सर्वांग समता, आज के वीडियो में सर्वांग समता और समरूपता को हमने समझा, और इस बात को आप अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे, और अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझाएंगे। ओके, आज का वीडियो समाप्त होता है। टाटा बाय बाय।